How are you? Hope you all are fine. Today we will do sector of Indian economy questions answer. First question is filling the blanks using the correct option given in the bracket. Employment in the service sector has not increased to the same extent as production. क्या सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन में किया जा रहा है, क्या सर्विस सेक्टर भी सेम एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस सेक्टर हैज़ नॉट इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन. क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके जैसा नहीं है, सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन नहीं है हम कह सकते. वर्कर इन द डैश सेक्टर डोंट प्रोड्यूस गुड्स. कौन से सेक्टर के वर्कर जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं गुड्स? टर्टायरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जो है हम उसमें कहेंगे. थर्ड, मोस्ट ऑफ द वर्कर इन द डैश सेक्टर इंजॉय जॉब सिक्योरिटी. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उनके रूल्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है उस सोसाइटी में, उससे तो उन लोगों को अपनी जॉब की सिक्योरिटी रहती है. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो क्या है, और जॉब सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं. फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ क्वेश्चन है, ए डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. सबसे ज़्यादा पार्ट इंडिया का लार्ज सेक्टर हम कह सकते हैं, लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो लेबर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जुड़ी है, क्योंकि प्राइवेट जॉब ही जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड या फिर छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे कर्मचारी जहाँ लगे हैं या वेजिस ले रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा पार्ट है एम्प्लॉयमेंट का. तो वो जो है हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. तो हम कहेंगे कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. कॉटन इज़ ए डैश प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज़ ए डैश प्रोडक्ट. कॉटन जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो एग्रीकल्चर से प्रोवाइड हो रही है, और क्लॉथ जो है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है. सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, द एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर आर इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट. आपको बताना है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्टियरी सेक्टर है, क्या वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, यस, या इंडिपेंडेंट हैं? ये डिपेंड हैं. अगर प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है गुड्स को, तो उसे सेल करवाने के लिए पर्सन की, बीच में मीडिएटर्स की, या वेयर हाउस रखने के लिए, या फाइनेंस की, तो किसी भी चीज़ की नीड होती है तो वहाँ पर सर्विस सेक्टर जो है वो हेल्प करता है. साथ ही साथ अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको और अपनी प्रोडक्शन करवाने के लिए फैक्ट्री के पास जाना पड़ता है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है. तो वो इंटरडिपेंडेंट है, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. द सेक्टर आर क्लासीफाई इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड किया जाता है वो ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज है. एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल रिसोर्स प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर. जो भी नेचुरल प्रोसेस हो रही है वो किस में हो रही है? प्राइमरी सेक्टर में हो रही है हमारी.
नेक्स्ट आता है जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। जो एक पर्टिकुलर ईयर में अगर हम टोटल वैल्यू देखें जीडीपी की तो वो क्या होती है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, या ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स और सर्विसेज की होती है। तो राइट आंसर है इसका ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विसेज की फाइनल गुड्स की वैल्यू है हम उसको लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर वीट प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चर से और वीट को एक फ्लोर मिल को दे दिया जाता है और वो उसका आटा बनाकर आगे एक बेकरी मिल को सेल कर देती है, तो वहाँ पर उसी वीट का रेट जो है फार्मर के पास भी आया और उसी वीट को फ्लोर मिल ने भी सेल किया, तो उसी वो जो क्या करेंगे वैल्यू ऐड करते जाएंगे। जैसे 8 रुपये की अगर गेहूँ थी किलो में, तो अगर आटा बनाने के बाद उसे 15 रुपये किलो के हिसाब से आगे बेच दिया गया, तो उस बेकरी वाले ने ब्रेड बनाने के बाद उसको 70 रुपये में बेचा, तो वो क्या होगा, पहले 8 थी फिर 15 हो गई फिर 70 हो गई, तो इस तरीके से वैल्यू उसमें ऐड होती जा रही है। अब 8 पर सेल करने पर भी वो सेल हुई फ्लोर मिल से, फिर फ्लोर मिल ने उसमें 7 रुपये ऐड करने के बाद भी उसको सेल किया, उसके बाद बेकरी वालों ने क्या है उससे 4 पैकेट ब्रेड बना दिए, तो आपके 70 रुपीज़ के जो है एक केजी के हिसाब से वीट जो यूज़ हुआ था वो 70 रुपीज़ बन रहा है, तो उसने भी अपनी वैल्यू जो है 55 रुपीज़ ऐड कर दी। तो वहाँ पर हम कितनी बार उस वीट को गिनेंगे, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो गुड्स यूज़ करने के लिए तैयार हो गई हैं, अगर वीट को एग्जैक्ट आप वीट खा रहे हैं घर पर रोटी बनाकर, तो आपकी वीट जो है वो फाइनल गुड्स बनेगी। अगर आप वीट को ब्रेड में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी ब्रेड में फाइनल गुड्स मानी जाएगी। तो इसी तरह से फाइनल गुड्स और सर्विसेज को जीडीपी में टोटल वैल्यू को उसकी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन टर्म ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्टायरी सेक्टर इन 2003 is between 20% to 30%, 30% to 40% and between 50% to 60% और 70%। तो हमारा आंसर है कि जीडीपी जो है वो टर्टायरी सेक्टर की 50 to 60% के बीच में थी 2003 की। उसके बाद बात आती है फाइंड द ओड वन आउट एंड से वाई। टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर, पोटर, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर, पोस्टमैन, कबलर, सोल्जर। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट में चूज़ करते हैं तो ये हमारा जो है टूरिस्ट गाइड जो है वो क्या है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। अगर आप कहीं ऐसे प्लेस पर जाते हैं जो हमारे जैसे ताजमहल अगर आपने देखने गए हैं या लाल किला देखने गए हैं या फिर कोई भी ऐसी जो गवर्नमेंट की प्लेस हैं या जो हमारे इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद के अपने गाइड जो हैं वो छोड़ रखे होते हैं। तो धोबी, टेलर, पोर्टर गवर्नमेंट नहीं छोड़ती है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। सेकंड हमारा इस पॉइंट में अगर हम देखें तो टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर, सारे टीचर है, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, ये तीनों ही स्पेसिफिक नॉलेज लेने के बाद प्रोफेशनल बने हैं। लेकिन वेजिटेबल वेंडर जो है वो कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं उसे रिक्वायर है, तो यहाँ पर वो जो है हमारी इस कैटेगरी से बाहर आता है। पोस्टमैन, कोबलर, सोल्जर, पुलिस, कांस्टेबल। तो यहाँ पर बात आती है कि पोस्टमैन है, सोल्जर है, पुलिस कांस्टेबल है, ये जो है सारे ही जो है पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो कोबलर है वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट नहीं है। सेम नेक्स्ट पॉइंट है एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइन, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या है कि सहारा एयरलाइंस जो है वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, सहारा एयरलाइंस। बाकी एमटीएनएल, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो, ये पांचों जो हैं पांचों में से 4 जो हैं हमारी सहारा एयरलाइंस को छोड़कर वो जो है प्राइवेट का पार्ट है और ये प्राइवेट एंटरप्राइज है सहारा एयरलाइंस, वाइल द रेस्ट आर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो बाकी जो है हमारी वो पब्लिक का पार्ट है, सॉरी, एमटीएनएल, एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज और ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन सहारा एयरलाइंस जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइज है, तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं है वो।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर इज यूजफुल, एक्सप्लेन हाउ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी, टर्टियरी and secondary is useful. An account of information is provided on how where the people of a country are employed. Also will this help in ascertaining as to which sector of economic activity contribute more or less to the जीडीपी पर कैपिटा इनकम। तो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन करना जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्या यूज़फुल है। यस, हम ये बता सकते हैं कि कितनी जीडीपी या कितना पर कैपिटा इनकम जो है हमको प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, कितना सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है उसमें, और कितना टर्टियरी सेक्टर का। तो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेशन इज बिकमिंग अनपॉपुलर और रिग्रेसिव कैन ओनली कम इफ़ वी नो विच सेक्टर इज बिलोंग्स टू। It is necessary to classify economic activity into these their sectors: smooth economic administration and development. Next हमारा point है, for each of the sectors we came across in this chapter, why should one focus on the employment and GDP? Could there be other issues which should be examined? For each of the sector we came across in this chapter, one should focus on employment and GDP because these determine of size of a country's economy. वो कहते हैं कि सिर्फ जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट पर ही फोकस क्यों किया गया है, क्योंकि एक देश की इकोनॉमी की अगर बात करें, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी की अगर बात करें तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जॉब मिलने की बात है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पैसा है, इनकम है, प्रोडक्टिविटी है, वो सिर्फ जो है जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट से ही बात दिखती है। इन ईच ऑफ 3 सेक्टर एम्प्लॉयमेंट रेट तीनों सेक्टर की तुम्हें बताने में जीडीपी ने हेल्प की कि कितना वो है पर्टिकुलर सेक्टर से अर्न कर रहे हैं, कितना पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। तो द अदर इशू भी एग्जामिन किए जा सकते हैं, जैसे कि रीजनल डेवलपमेंट में कितना बैलेंस है, इनकम की इक्वलिटी है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या नहीं, पॉवर्टी को एरेडिकेट कैसे किया जाए, या सेल्फ रिलायंस ऑफ द कंट्री क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ द टर्टियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर जो है वो कैसे डिफरेंट है अदर सेक्टर से। दिस इज़ बिकॉज अदर 2 सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स बट दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स। ये खुद कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को अपने वर्क को करने में हेल्प करता है, या हम इसको हेल्प एड या फिर ट्रेड टू एड भी कहते हैं, जो एड मीन्स ट्रेड टू एड भी कहते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड अदर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो ये हमारी सर्विस सेक्टर की पार्ट मानी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ईच फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरियाज। डिसयूज्ड एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट जिसमें जो कि विजिबल हु आर विजिबली एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड, जो दिख तो रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो जॉब नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके पास जॉब वो जो है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक भूमि का टुकड़ा है, उसके ऊपर अगर 5% भी काम करते हैं तो भी वही प्रोडक्शन होता है, और 3% काम करते हैं तो भी वही प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि ज़मीन ने जितना देना है वो उतना ही प्रोड्यूस करेगी एक बार बीज और वो लगाने के बाद। तो वहाँ पर बात आती है कि वहाँ पर पर्सन जो हैं इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, जिसको हम डिसयूज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लगता तो है वो काम कर रहे हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक पर्सन काम होने की वजह से हम कह सकते हैं सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन रिक्वायर्ड, वी कैन से दिस इज़ द डिसयूज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर visibly employed but are actually unemployed. We also can say hidden unemployed. Next question is difference between open employment and disused employment. Open unemployment and disused unemployment. Open employment unemployment when a country labor force don't get opportunity for any adequate employment, this situation is called open unemployment. जब पर्सन को दिख रहा है कि कोई अवसर नहीं है उनको जॉब देने का, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन डिसयूज्ड वो जो दिख ही नहीं रहे हैं
काम में लगे हुए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पर्सन काम में लगे हुए हैं। अगर उसी काम को करने में 2 पर्सन काम करे तब भी वो काम हो जाएगा, और 10 करेंगे तब भी वही काम ही हो रहा है, उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्या है, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। जो ओपन एम्प्लॉयमेंट है वो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। दिस इज ऑल्सो फाउंड अमंग द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इन रूरल एरियाज। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आइदर वर्क इज नॉट कंस्टेंटली अवेलेबल और टू मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर द सेम वर्क दैट डज नॉट रिक्वायर सो मैनी हैंड्स। नेक्स्ट है, टर्टायरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डू यू एग्री? क्या टर्टायरी सेक्टर कोई रोल प्ले नहीं करता है इंडियन की डेवलपमेंट में या इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में? नो, आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज द टर्टायरी सेक्टर इज इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसमें। लास्ट 2 डिकेड्स की अगर बात करी थी हमने, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही जीडीपी का सबसे ज़्यादा पार्ट जो आ रहा है, और ज़्यादा ही पर्सन जो है वो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं कंपेरेटिवली लास्ट डिकेड्स। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। हु आर दीज? सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो कहता है कि 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स हैं। जो कौन है वो? तो हम यहाँ कहते हैं कि टू द पीपल इन्वॉल्व इन द सर्विस सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंस। इसी तरह से हम दूसरा सर्विस कह सकते हैं टीचर, डॉक्टर, बार्बर, लॉयर। तो ये भी एक तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्कर आर एक्सप्लॉइटेड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। डू यू एग्री विद दिस व्यू? यस, वर्कर जो हैं वो उनको शोषित किया जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि उनके कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। नो जॉब सिक्योरिटी इज देयर। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं होते हैं। कोई जो है उनकी पर्टिकुलर कंडीशंस जो होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही होती हैं, वो जितनी सैलरी नहीं मिलती है उतना ज़्यादा काम लिया जाता है। देयर इज़ इफ नो फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग हावर्स, 10 and 12 हावर्स विदाउट पेड ओवर टाइम्स। दे डोंट गेट अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम देयर डेली वेजेस। और अगर हम बात करें कि अगर उनकी जिस दिन उन्हें काम नहीं दिया जाता है या काम नहीं किया जाता है तो उस दिन की उन्हें सैलरी भी नहीं मिलती है। तो जॉब आर लो पेड, द वर्कर इन दिस सेक्टर आर जनरली इलिटरेट, इग्नोरेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड, सो दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू बार्गेन और सिक्योर गुड वेजेस। हाउ आर द एक्टिविटीज़ in the economic classified on the basis of employment conditions? कैसे हम उसको डिफरेंट एक्टिविटी में क्लासीफाई कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस में? तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जो कवर करता है उन एंटरप्राइज को जो कि रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट में, जो कि रूल रेगुलेशन पर बेस्ड हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जो कि स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स हैं, लार्जली आउटसाइड द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट हैं। उन सब को हम भी मानते हैं जो कि जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी जो है वो नहीं है। कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस prevailing in the organized and unorganized sector are vastly different। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, उसकी जॉब सिक्योरिटी है, हॉलीडेज़ जो मिलती हैं वो भी पेड होती हैं, हॉलीडे लेने के बदले में सैलरी मिलती है, पेंशन है, हेल्थ है, अदर बेनिफिट्स भी हैं, फिक्स वर्किंग आवर हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो जॉब सिक्योरिटी है, ना ही कोई छुट्टी के बदले में उनको सैलरी मिलती है, कोई पेंशन नहीं होती है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई सेफ वर्क एनवायरनमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ नरेगा। नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, जो कि गारंटी दी गई है पर्सन को कि उसे 100 डेज़ का एक ईयर में काम मिलेगा ही मिलेगा। अगर पर्सन को काम नहीं मिलता है तो उसको उसका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो दिया जाता है जिस ईयर में उसे काम नहीं दिया गया है। तो यहाँ इसने क्या हेल्प किया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, इनकम को इंक्रीज़ करना है,
टूरिज़्म और रीजनल क्राफ्ट जो हैं उन हर स्टेट में उनको डेवलप करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है 200 डिस्ट्रिक्ट पर फॉलो किया गया करने का मेन ऑब्जेक्टिव था, और 100 पर डे का जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है पॉइंट क्वेश्चन, गिव ए फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी, एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ टेकन देम अप। तो यहाँ हम कहते हैं कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, some modes of transport. The government has taken these up because water and power are needed by everyone. अगर वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है तो वहाँ पर वो उनको ज़्यादा जो है महंगे रेट पर या फिर करेंगे, अपॉर्चुनिटी जो है उसका फ़ायदा उठाएंगे, लोगों को शोषित करेंगे। तो एक्सप्लॉइट कराने से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है इन पार्ट्स को अपने पास रखती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। कैसे पब्लिक सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एक नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किन किन चीज़ों से बनता है, तो ये ध्यान रखेंगे जहाँ लोगों के उस जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस बनाया जाता है रीजनल डेवलपमेंट में, और स्मॉल सेक्टर को या रूरल एरिया को भी जब डेवलप करने का काम किया जाता है तो वहाँ हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इट प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशंस एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड financial resources for development, it ensure equality of income, wealth, a balanced regional development, and it ensure easy availability of goods at moderate rates. Then we can say public sector contribute the economic development of a nation. The worker in unorganized needs production and following issues, wages, safety and health, explain with example. वो कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको प्रोटेक्शन चाहिए वर्कर्स को इन इश्यूज़ पर, वेजेस पर, सेफ्टी पर, हेल्थ पर। क्या है ये, इनको एक्सप्लेन करना है। वेजेस जो पर्सन काम करने के बदले में पा रहा है तो उससे कोई फिक्स इनकम नहीं मिल रही है, तो उसके लिए वो चाहता है कि उसको नियरली मैनेज टू अर्न देयर लिविंग, दे आर नॉट एम्प्लॉयमेंट ऑल थ्रू द ईयर। सेफ्टी की बात करते हैं कि कोई प्रोवाइड वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर सेफ़ नहीं है, तो वहाँ पर कहते हैं इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर केमिकल वर्क होता है तो वो भी ज़्यादा हजार्डियस है, तो वहाँ पर उसकी सेफ्टी जो है नहीं है, उससे रिलेटेड बात करता है। हेल्थ की अगर बात करें तो लीव नॉट ग्रांटेड इन केस ऑफ सिकनेस, अगर पर्सन को बीमार पड़ जाता है तो उसे कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, कोई उसे छुट्टी नहीं दी जाती है, तो वहाँ पर पर्सन को मजबूरी में जो है बीमार होते हुए भी काम करना पड़ता है, इसलिए उसकी हेल्थ जो है वो और बिगड़ सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जो हैं ये आप कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक्स में। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।